बेटा आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ठीक ठीक है। तो देखो आज जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ाना है लेंजलो। आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ईएमआई है। और ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर हम पूरे दो चार शब्दों में बोले हैं क्या, तो ये है कि अगर किसी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। और ये ईएमएफ जब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहेगा। और जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये दो, तो पहला जो स्टेटमेंट थी वो फैराडे का फर्स्ट लॉ था कि कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये फैराडे का सेकंड लॉ है। और जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो इस पोलैरिटी में इंड्यूस होता है, या इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है कि वो चेंज इन फ्लक्स का ऑलवेज अपोज करता है। ये लेंज लॉ है। तो लेंज लॉ, ये तीन लॉ यानी फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लेंज लॉ, यही पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो लेंज लॉ जो है ना वो एनर्जी कंसिडरेशन, अगर लेंज लॉ एज एन एनर्जी कंसिडरेशन या लेंज लॉ एज एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम पढ़े तो, यानी जो लेंज लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अगर हम एनर्जी कंसिडरेशन को लेके चले, ठीक है, कि मतलब ये एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ पे क्या हुई है, इंड्यूस हुई है, इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़े, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करें, तो लेंज लॉ जो बेस्ड है, लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। लेंज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड एक लॉ है। ठीक है, तो उसी को समझते हैं लेंज लॉ एनर्जी कंसिडरेशन, समझते हैं इस चीज में। देखो मोशनल ईएमएफ को समझते हैं, हमने पढ़ा भी था। ये एक कॉपर की वायर थी, ये कॉपर की क्या थी, ये वायर थी। कैसी वायर थी? सी शेप वायर थी। कैसी वायर थी? सी शेप वायर थी, ऐसे थी ये। कंडक्टर बोलो, कॉपर बोलो, या किसी भी चीज की हो सकती है। ये कॉपर की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, यानी कोई परफेक्ट कंडक्टर मान लो। हालांकि कॉपर सिल्वर भी परफेक्ट कंडक्टर नहीं होते, इनका भी रेजिस्टेंस होता है। हाँ, काफी लो होता है पर होता है, काफी लो होता है पर होता है। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, कौन बेटा? हेलो। अब देखो क्या है, ये आपका जो है ये एक कंडक्टर है। आ रही है बेटा, आवाज आ रही है सबको? यस हेलो। सर। ठीक है। तो ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है। कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर की बात कर रहे हैं। हालांकि कॉपर सिल्वर भी परफेक्ट कंडक्टर नहीं होते, इनका भी अपना रेजिस्टेंस होता है, कम ही होता है, काफी लो होता है पर होता है। तो हमने ये एक कंडक्टर ले लिया, सी शेप का कंडक्टर ले लिया। ये हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा था। मैंने यहाँ पे एक रोड रख दी, ये एक रोड रख दी, ये एक रोड है। एल लेंथ की मैंने रोड रख दी। कितनी लेंथ की रोड है बेटा? एल लेंथ की मैंने रोड रख दी। ये एल लेंथ की रोड है। और जिसका एक एंड कंडक्टर के इसको टच कर रहा है, दूसरा एंड इसको टच कर रहा है। और ये रोड जो है वो फ्री है इसके ऊपर स्लाइड करने के लिए। इस रोड को आप इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हो। तो रोड को आप आगे पीछे क्या कर सकते हो? स्लाइड कर सकते हो। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मान लो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड नॉर्मल है, यूनिफॉर्म है पर इनवर्ड नॉर्मल है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इनवर्ड नॉर्मल है। आप सोच रहे होगे ये तो वैसे ही करा रहे हैं, ये तो मोशनल ईएमएफ हुआ पड़ा है मोशनल ईएमएफ, लेकिन अब एनर्जी कंसिडरेशन देख रहे हैं हम। तो देखो क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा वो इनवर्ड नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? इनवर्ड नॉर्मल। क्रॉस से मैंने किया है, तो क्रॉस से करने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड नॉर्मल। क्या है? इनवर्ड नॉर्मल। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड है भाई? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और किधर है बेटा? इनवर्ड डायरेक्शन में। इनका नाम दे देते हैं। आप देखो ये एक लूप आपको दिख रहा है, तो लूप का नाम है पी क्यू आर एस। कोई भी नाम दे दो, ठीक है, पी क्यू आर एस ही दे दिया, जो कोई भी और भी दे सकते थे, एम एन ओ पी। तो पी क्यू आर एस आपने लूप का नाम दे दिया। और जो ये रोड है, ये आपकी जो रोड है, इस रोड की लेंथ एल है। ये आपकी जो रोड है, इस रोड की लेंथ क्या है? एल लेंथ है। तो ये रोड की लेंथ एल है। अब देखो, आपको एक चीज पता है कि इस लूप का अभी एरिया ये है, ये जो है ये पूरा जो है ये एरिया है, ये जो है ये एरिया है। किसका एरिया है? पी क्यू आर एस लूप का एरिया है। तो आपको पता है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस लूप, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस लूप। तो पी क्यू आर एस लूप का जो एरिया है उसको ए मान लो, ए कंसीडर कर लिया। तो पी क्यू आर एस का जो लूप का जो एरिया है उसको मैंने ए मान लिया। कितना मान लिया? ए मान लिया। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, यानी जो रोड है वो पी एस से कितने डिस्टेंस पे? जो रोड है वो पी एस से कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। जो रोड है वो पी एस से कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। तो एरिया जो होगा, एरिया आपको पता ही है, ये पी क्यू आर एस का जो एरिया है वो ए है, और एरिया होगा बेटा क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी एल इंटू एक्स, यही होगा। ठीक है, पी क्यू आर एस लूप का जो एरिया है वो ए है, और एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, तो एल इंटू एक्स। तो एरिया आ जाएगा एल इंटू एक्स। हमने कर रखा है मोशनली, हम पे ये आएगा। अब मान लो आप अगर इस रोड को इधर की तरफ मूव कराते हो, इधर मोशन कराते हो, यानी मोशन मतलब इस रोड को इस साइड मोशन करा रहे हो, यानी स्लाइड करा रहे हो इस डायरेक्शन में, या इधर मोशन करा रहे हो। ठीक है, तो चाहे इधर मोशन कराओगे, इधर मोशन कराओगे तो एरिया इंक्रीज करता जा रहा है, इधर मोशन कराओगे तो एरिया डिक्रीज करता जा रहा है। तो ध्यान देना, ये रोड है, तो अभी ये पी क्यू आर एस लूप था, हम इधर मोशन कराते जाएंगे तो एरिया क्या करेगा? इंक्रीज करता जाएगा। ये ऐसे कुछ है कि जैसे ये था आपका, तो यहाँ पे रोड थी, तो ये पी क्यू आर एस था, तो ये अभी एरिया था, मान लो A1 एरिया था, ये वाला एरिया। ठीक है, और मैंने क्या काम किया? रोड को स्लाइड कराया, रोड को आगे ले गया, आगे मोशन करा दिया। तो आगे जब मैं मोशन करा दूंगा तो अब ये यहाँ पहुंच गई रोड, तो क्या हो गया? पी क्यू डैश आर डैश एस, ये आ गया। एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो और आगे जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा? पी क्यू डबल डैश और आर डबल डैश, एरिया और बढ़ जाएगा। तो ऐसे एरिया क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। या अगर उल्टा मोशन कराते हो तो एरिया क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर इधर मोशन होता है, इधर स्लाइड करा रहे हो तो एरिया डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा वापस, एरिया क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया, यहाँ से यहाँ। और उधर ले गए तो एरिया क्या हुआ? उधर ले गए हैं तो इधर की तरफ ले गए हैं तो एरिया क्या कर रहा है? इधर की तरफ ले गए हैं तो मोशन इधर हुआ है, तो एरिया इंक्रीज करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसीलिए मोशनल ईएमएफ बोल रहे हैं। तो ये तो हमने पढ़ा ही था। तो इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स बदला है, एरिया बदला है तो फ्लक्स बदला है, क्योंकि इस लूप से फ्लक्स लिंक था, फ्लक्स लिंक बाय पीक्यूआरएस लूप। तो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स linked by PQRS loop, PQRS loop, PQRS loop। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जो PQRS लूप से लिंक्ड है वो कितना होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B डॉट A, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B डॉट A। तो आप खुद ही देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है बोर्ड के, इनवर्ड नॉर्मल, और मैग्नेटिक
एरिया वेक्टर भी जो है वो बोर्ड के अंदर ले लेंगे। वैसे एरिया वेक्टर हम क्या कर सकते हैं, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं। ये पी क्यू आर एस लूप का प्लेन था, तो पी क्यू आर एस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर लेना होता है, चाहे बाहर ले लो चाहे अंदर ले लो। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो एरिया वेक्टर भी इनवर्ट नॉर्मल ले लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इनवर्ट नॉर्मल है, तो एरिया वेक्टर भी इनवर्ट नॉर्मल हो गया। तो कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। थीटा कितना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बोर्ड के, एरिया वेक्टर भी अंदर, थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट नॉर्मल, एरिया वेक्टर भी क्या हो गया, इनवर्ट नॉर्मल हो गया। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, मत लिखो, ये आ गया। और एरिया की हम वैल्यू लिख देते हैं, तो एरिया कितना होता है, एरिया है एल इंटू एक्स, तो ये एरिया हो गया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब अगर ये रोड मोशन कर रही है, रेस्ट में तो है नहीं, रेस्ट में होती तो क्या होता, रेस्ट में होती तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था। अगर रोड रेस्ट में होती, मोशन में नहीं होती, मोशन नहीं कर रही होती, रोड रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता, लेंथ रोड की कांस्टेंट होती, और एक्स भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कुछ भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज करता है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता, ना लेंथ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगी, ना ही एक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। एक्चुअली क्या है कि हो क्या रहा है, मैंने रोड को मोशन करा रहा हूँ, इधर की तरफ स्लाइड करा रहा हूँ। किस वेलोसिटी से करा रहा हूँ बेटा, वी वेलोसिटी से करा हूँ, वी उसकी स्पीड है, ठीक है, इस स्पीड से मैं उसको स्लाइड कर रहा हूँ। तो आप देखो टाइम के रिस्पेक्ट में तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तब भी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है। लेंथ भी रोड की क्या रहेगी, लेंथ भी रोड की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ क्या टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, एक्स टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो जो एक्स है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, रोड आगे जाती जाएगी। तो एक्स अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, इस समय तो इंक्रीज कर रहा है। अगर इधर जा रही है तो एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर इधर रोड आ रही है तो एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो एरिया मैग्नेटिक एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हमने देखा इंड्यूस ईएमएफ कितना आता है, अगर हम देखें तो इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ को हम ई बोलते थे। तो इंड्यूस ईएमएफ आपको पता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है बेटा, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो बराबर होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी डी बाई डी टी होता है। क्या होता है, डी बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और माइनस हम लगाते हैं वो लेंज लॉ के हिसाब से लगाते हैं। माइनस बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ इस पोलैरिटी में इंड्यूस होता है कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का ऑलवेज क्या करता है, अपोज करता है। पर अभी माइनस मत लगाओ क्योंकि लेंज लॉ का एनर्जी कंसिडरेशन ही बता रहे हैं। तो अभी ये मानो मैग्नीट्यूड समझते हैं, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स की हमने वैल्यू डाली, मैग्नेटिक फ्लक्स था बी एल एक्स, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी, और कितना है यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डालना था, डी बाई डी टी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की हम वैल्यू डालेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है हमारा, बी एल एक्स है, कितना है बी एल एक्स। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लेंथ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स चेंज कर रहा है। अगर रोड इधर मूव कर रही है तो एक्स इंक्रीज कर रहा है, इधर मूव कर रहा है तो एक्स डिक्रीज कर रहा है। तो dx बाई डी टी ही आपकी स्पीड होती है बेटा, यही आपकी स्पीड है, ठीक है, क्योंकि रोड मोशन कर रही है। तो ये dx बाई डी टी जो है ये ही आपकी स्पीड है, वेलोसिटी है, तो ये v हो गया, क्या हो गया, v हो गया। तो इतना ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था, ये तो रिपीटेशन हुआ है अभी कि इंड्यूस ईएमएफ आपका जो हो जाएगा वो बी एल वी हो जाएगा, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ठीक है, कितना, बी एल वी, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ और वी वेलोसिटी है। तो इसमें करंट भी होगा, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, तो फ्लेमिंग के रूल है, राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल।
तो राइट हैंड रूल तो है आपका करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल है आपको फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो अभी राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, हमें करंट की डायरेक्शन अगर क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो आप देखो कितनी है, ये हम राइट हैंड ले लेते हैं। तो राइट हैंड में ये थंब होता है हमारा, ये हमारी फोर फिंगर है, ये हमारी मिडल फिंगर है। हम इस तरीके से रखेंगे कि थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, हमको फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मान लो कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं, एक्स वाई जेड बना रहे हैं, तो तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो क्या होता है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडेक्स फिंगर जो होती है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर जो है, फोर फिंगर इंडेक्स फिंगर, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसने अंदर यानी ये फोर फिंगर जो है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर बोल रहे हैं, ठीक है, ये किसको पॉइंट कर रही है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट कर रही है। किधर की तरफ है वो, अंदर की तरफ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इनवर्ट नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, और ये थंब बताता है मोशन की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन। तो थंब मोशन इधर हो रहा है रोड का, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और मोशन उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर मोशन उधर हो रहा है, ये हो गया। तो ये जो है सेंट्रल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी, ये करंट की डायरेक्शन बताएगी। किसकी डायरेक्शन बताएगी, करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो करंट किधर हुआ बेटा, करंट ऊपर हुआ, आप खुद ही देखो। फोर फिंगर ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट नॉर्मल है। थंब जो है मोशन की डायरेक्शन बता रहा है, मोशन इधर की तरफ है, तो फोर में। और ये मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन बता रही है, तो करंट किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो इसमें करंट किधर है, ऊपर की तरफ है, अकॉर्डिंग टू फैराडे राइट हैंड रूल। तो करंट आई से डिनोट करते हैं, पर मैंने आपको बताया ईएमएफ ई से डिनोट करते हैं, करंट आई से डिनोट करते हैं। पर इंड्यूस ईएमएफ को स्मॉल ई से डिनोट कर लो और इंड्यूस करंट को स्मॉल आई से डिनोट कर लो। तो हम का इंड्यूस करंट को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से हम डिनोट करते हैं। तो ये इंड्यूस करंट हो गया। इंड्यूस करंट निकालते हैं, तो देखो पी से क्यू एक परफेक्ट कंडक्टर है, मैंने आपको बताया। ये मान लो ये पूरा एक कंडक्टर है और ये एकदम आइडियल कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस 0 मान, हालांकि होता नहीं किसी का भी, सिल्वर हो चाहे कॉपर हो, सबका रेजिस्टेंस होता है, बहुत लो हो पर 0 नहीं होता। पर हम ये मान ले रहे हैं इसका 0 ही है। यहाँ से यहाँ तक इसका भी कितना है बेटा, इसका भी 0 है, यहाँ से यहाँ तक इसका भी 0 है। ये रोड आगे भी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं, सिर्फ रोड का रेजिस्टेंस है। मान लो रोड जो है, जो हमारे पास रोड है, उसका अपना रेजिस्टेंस है आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ रोड। आर रेजिस्टेंस ऑफ रोड है, तो ये रोड का रेजिस्टेंस है। तो इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, इंड्यूस करंट अगर हम देखें तो इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट जो होता है वो आपका आई होता है। तो इंड्यूस करंट अगर हम देखें तो वो किसके बराबर होता है, इंड्यूस करंट होता है इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ रोड। ई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ रोड, ये इंड्यूस क्या हो गया, करंट हो गया। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक पावर अगर हम देखें तो कितना आएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक पावर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पावर कितना आ जाएगा, इंड्यूस कितनी पावर इलेक्ट्रिक हुई, देख इलेक्ट्रिक पावर कितनी इंड्यूस हुई, इंड्यूस ईएमएफ कितना है भाई, कितना ईएमएफ पैदा हुआ है, ई। इंड्यूस करंट, कितना करंट इंड्यूस हुआ है, आई। और कितनी इलेक्ट्रिक पावर इंड्यूस हुई है, वो हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर जो इंड्यूस होगी वो अगर हम देखें तो कितना आ जाता है, इलेक्ट्रिक पावर जो इंड्यूस होती है, तो पावर जो है इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है इंड्यूस ईएमएफ इनटू में इंड्यूस करंट। क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ इनटू में इंड्यूस करंट। तो इलेक्ट्रिक पावर जो हो जाएगा वो है इंड्यूस ईएमएफ इनटू में इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ इनटू में इंड्यूस करंट। इंड्यूस ईएमएफ ये रहा बेटा, इंड्यूस ईएमएफ ये रहा, कितना आया हुआ है, बीएलवी। तो ये हो गया आपका बीएलवी, ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया। और इंड्यूस करंट ये रहा, इंड्यूस करंट कितना है, ई बाय आर। ई की वैल्यू डाल दो, ई कितना है आपका, बीएलवी। तो ये इंड्यूस करंट होता है। तो इंड्यूस करंट कितना हो गया, इंड्यूस करंट की वैल्यू डाल दो, कितनी है इंड्यूस करंट की वैल्यू, बीएलवी बाय आर,
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ये आपका इंड्यूस पावर हो गई, इलेक्ट्रिक पावर इतनी इंड्यूस हुई है। कोई नहीं, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझो, तो ये रोड क्या स्मूथली मूव करेगी, यानी बिना कोई फोर्स लगाए आगे ये रोड मोशन में रह सकती है क्या? अगर मैं रोड पे आगे की तरफ फोर्स कितना लगाऊं, 0, तो क्या पॉसिबल है कि ये रोड जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इस रोड पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं और रोड कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है, मोशन कर रही है, और ईएमएफ जनरेट होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही है, इंड्यूस हो रही है? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाते हो अपना, तो हमने तो अपना कोई फोर्स लगाया नहीं रोड को चलाने के लिए। लेकिन आप एक चीज समझो, हमने पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। या आप समझो कि करंट मूव कर रहा है रोड के अंदर, करंट मूव करने का मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं किसके अंदर, रोड के अंदर। तो अगर चार्ज पार्टिकल रोड के अंदर मूव कर रहे हैं तो ये रोड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो चार्ज पार्टिकल भी तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल पे लॉरेंज फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, लॉरेंज फोर्स लगेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लगेगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो सीधा समझ लो कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है कि नहीं करता है, करता है। तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो आप फिर समझ सकते हो, अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो फोर्स आप निकाल सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। तो फोर्स किस डायरेक्शन में आपका लगेगा, तो आपको पता है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, आप इस चीज को समझ सकते हो। तो अब देखो उल्टा होता है, अब जो होता है अब उल्टा होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें करंट पता है, मोशन पता है, पर फोर्स नहीं पता। क्या पता है, करंट पता है, मोशन पता है, पर क्या नहीं पता बेटा, फोर्स नहीं पता। क्या नहीं पता, फोर्स नहीं पता। तो मैं वैसे बता देता हूँ, फोर्स जो लगेगा आपका, अभी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख लेंगे, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो मोशन के अपोजिट लगेगा, सीधा समझ लो। अगर मोशन इधर होता तो उधर लगता, उधर है तो इधर लगेगा, यानी वो मोशन के अपोजिट लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस मोशन की वजह से ही करंट इंड्यूस हो रहा है। खैर यही तो हमें साबित करना है, प्रूफ भी यही करना है। ठीक है, कि वो फोर्स, तो इस पे अगर हम देखें तो ये QR एक करंट कैरिंग क्या है, रोड है, कंडक्टर है भाई, अपना एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है, कंडक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है, किस पे फोर्स लग रहा है, इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, ये फोर्स इसके मोशन की वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रहने देगा। ये फोर्स इसके मोशन की वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रहने देगा। ये जो फोर्स है, ये अगर मान लो आप इस डायरेक्शन, आप देखो आप बाइक चला रहे हो और आप बाइक बंद कर दो, और आपकी बाइक अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या है, आपको लगता है कि वो हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती रहेगी? नहीं। स्पेस में अगर होते आप तो होता ऐसा, लेकिन आप यहाँ पे रोड पे चला रहे हो, तो रोड पे एक फोर्स लग रहा है, अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, वो मोशन का अपोज कर रहा है, और वो क्या करेगा, बाइक की वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, उसका रिटार्डेशन करेगा। तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगी, और एक समय आएगा बाइक रुक जाएगी। सेम ऐसे ही होगा, ये फोर्स भी रेजिस्टिव फोर्स की तरह बिहेव करेगा, रिटार्डिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा, और ये फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। मान लो रोड आपकी मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड की, तो जैसे इसमें करंट पैदा हो गया, जैसे इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब जब ये रोड मोशन करना शुरू की, इसने जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट करना शुरू किया, तो
ये वाला एंड तो पॉजिटिव हो गया और ये वाला एंड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और करंट ऊपर की तरफ फ्लो करने लगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो एंड है, आर वाला जो एंड है, ये पॉजिटिव हो गया, और जो क्यू वाला एंड है ये नेगेटिव हो गया, और इसमें ईएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ऊपर की तरफ क्या क्या मूव करने लगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अब करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम निकालेंगे, अभी मैं समझा दूंगा, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ये फोर्स इसके लिए रिटार्डिंग फोर्स का काम कर रहा है, इसे रेजिस्टिव फोर्स बोलो या क्या बोलो, रिटार्डिंग फोर्स बोलो। ये होगा कितना, ये फोर्स होगा कितना वो देख लेते हैं। तो इस फोर्स को, क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एफ आर लिख देता हूँ, रिटार्डिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, एफ आर लिख दिया, वैसे तो एफ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, मैंने एफ आर लिख दिया है, रिटार्डिंग फोर्स लिख दिया है। तो ये रिटार्डिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है। तो आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उससे जो फोर्स लगता है, याद करो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर when move motion in a uniform magnetic field। ठीक है, when moved in a uniform magnetic field, तो वो कितना हो जाएगा, वो होता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो कितना हो जाएगा, वो अगर हम देखेंगे तो वो हमारा होता है, जो फोर्स होता है वो होता है आई एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर उसमें देखें वो होता है आई एल क्रॉस बी होता है, क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है, ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम हटा दें, अगर मैं वैसे ही देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अगर ये हटा दें तो कितना, इस क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप समझ सकते थे, फोर्स की डायरेक्शन इससे भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालो, आप इससे भी निकाल सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो करंट तो आई नहीं है, आई करंट तो वैसा करंट होता है, इंड्यूस करंट को तो हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल आई एल क्रॉस बी, करो कोई बात नहीं। तो क्रॉस करना है, तो आप देखो क्रॉस करना है तो आप खुद भी समझो, अगर मैं आपको समझाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, तो क्रॉस, ये देखो मैग्नेटिक क्रॉस से दिखाया था तो इनवर्ड नॉर्मल था, डॉट से दिखाते तो क्या होता, डॉट से अगर आप दिखाते तो क्या होता, आउटवर्ड नॉर्मल होता, पर क्रॉस से दिखाया है तो क्या है बेटा, इनवर्ड नॉर्मल है। तो ये इनवर्ड नॉर्मल है, तो ये इनवर्ड नॉर्मल हो गया, ये रहा। और करंट किधर जा रहा है भाई, करंट किधर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल, और करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आई क्रॉस एफ, ओ आई क्रॉस एफ कह रहा हूं, आई क्रॉस बी, आई क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, मतलब एक तरीके से आई क्रॉस बी बोल दो। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, ये अभी फोर्स हटा दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। इसकी लेंथ कितनी थी, कंडक्टर की लेंथ एल थी, कंडक्टर की लेंथ एल थी। तो देखो करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, और आई एल आपका करंट एलिमेंट होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वही ले लेते हैं जो करंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस एलिमेंट में। तो क्या हो जाएगा, तो आई एल आपका क्या हो गया, करंट एलिमेंट हुआ कि नहीं, हो गया। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है उस एलिमेंट के अंदर। तो आई एल जो है करंट एलिमेंट है, और इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, तो करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड नॉर्मल। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल बोर्ड के, और करंट ऊपर, तो करंट एलिमेंट भी ऊपर। तो राइट हैंड लो, और आई एल क्रॉस बी, आई एल की तरफ हथेलियां रखो, आई एल की तरफ क्या रखो, पाल्म रखो। ठीक है, हथेलियां रखो, और क्रॉस बी,
तो फोर्स किधर आ गया बेटा, फोर्स इधर आ गया, तो फोर्स आपका इधर आ जाएगा, तो इधर आपका फोर्स लगेगा, ये फोर्स, और ये फोर्स क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा, तो ये रिटार्डिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स बोल दो। ये आगे पूरा करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एल क्रॉस बी था तो हम इसे आई एल बी साइन थीटा भी ले सकते थे। अब थीटा कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड नॉर्मल अंदर की तरफ, और करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल, करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ, तो एक कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90, तो साइन 90 कितना हो गया, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इनवर्ड नॉर्मल, और करंट एलिमेंट क्या था, ऊपर की तरफ, तो एक दूसरे परपेंडिकुलर था, तो ये फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स आ गया बेटा, रिटार्डिंग फोर्स मिल गया, क्या मिल गया, रिटार्डिंग फोर्स मिल गया। अब अगर आप चाहते हो ये रिटार्डिंग फोर्स इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, 10 मीटर पर सेकंड से फिर 8 मीटर आ जाएगा पर सेकंड हो जाएगा, थोड़ी दूर बाद फिर 6 मीटर पर सेकंड, तो फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 0 मीटर पर सेकंड, यानी रेस्ट में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, रेस्ट में। तो रिटार्डिंग फोर्स तो रोड को रोक देगा, एक समय बाद रोड रुक जाएगी और ईएमएफ फिर इंड्यूस नहीं होगा और ना ही करंट इंड्यूस होगा। अगर आप चाहते हो कि रोड कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहे तो आपको रिटार्डिंग फोर्स के इक्वल, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये आपको मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ा, तो आपको क्या करना है बेटा, रेजिस्टिव फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करेगा, वैसे भी समझ सकते हैं, मोशन इधर है तो रेजिस्टिव फोर्स इधर, रिटार्डिंग फोर्स इधर, और मोशन इधर होता है तो रेजिस्टिव फोर्स इधर यानी रिटार्डिंग फोर्स इधर। तो ये रिटार्डिंग फोर्स मोशन का क्या कर रहा है, ये रिटार्डिंग फोर्स मोशन का अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो आप अगर चाहते हो कि रोड कांस्टेंट स्पीड से चले तो रोड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या 0 होना चाहिए, रोड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और रोड पे नेट फोर्स 0 होने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा रिटार्डिंग फोर्स के अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल, ताकि, और इस फोर्स को बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, यानी सीधी सी बात है, रिटार्डिंग फोर्स की उधर, रिटार्डिंग फोर्स उधर लग रहा है तो आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि कांस्टेंट स्पीड से चलती रहे। अगर आप अप्लाइड फोर्स नहीं लगाते तो ये धीरे धीरे रोड रिटार्डेशन की वजह से थोड़ी दूर बाद रुक जाएगी, तब इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0, इंड्यूस करंट भी 0। अगर आप चाहते हो कि इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट रहे, फ्लक्स बदलता रहे, तो आपको रोड को मोशन करवाना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से, और रोड कांस्टेंट स्पीड से अपने आप से मोशन नहीं कर सकती है। आपको क्या करना पड़ेगा, रिटार्डिंग फोर्स उधर लग रहा है तो आपको इस रोड पे नेट फोर्स 0 करना है, पर अभी नेट फोर्स 0 नहीं है क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। तो आपको एक अप्लाइड फोर्स यानी मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा जो रिटार्डिंग फोर्स के अपोजिट लगाना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड में इक्वल लगाना पड़ेगा। तो आपको जबरदस्ती रोड को पकड़ के खींचना पड़ेगा, तो इधर की तरफ आपको एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, और इस फोर्स को आप कहो अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स या मैकेनिकल फोर्स, आपको जो भी है ये आपको लगाना पड़ेगा। मान लो मुझे पकड़ के रोड खींचनी पड़ रही है, मान लिया मैंने पकड़ के रोड को इधर खींचा, अपने आप तो आएगी नहीं, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल फोर्स होगा ये डायरेक्शन में तो रिटार्डिंग फोर्स के अपोजिट होगा, पर मैग्नीट्यूड में रिटार्डिंग फोर्स के बराबर होगा। तो मैकेनिकल फोर्स जो का मैग्नीट्यूड रिटार्डिंग फोर्स के इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए ताकि रोड कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहे। जैसे कि अगर आपको बाइक
60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलानी है, तो आप हाईवे पे बाइक बंद कर दोगे तो बाइक फिर 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेगी। फ्रिक्शन फोर्स उसका रिटार्डेशन करेगा और बाइक की स्पीड घटती जाएगी और एक समय जीरो हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चले तो आपको बाइक ऑन रखनी पड़ेगी और एक एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, जो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल और अपोजिट हो, ताकि बाइक कांस्टेंट स्पीड से क्या करती रहे, मूव करती रहे। वही हमने किया, हमने पकड़ के इस रोड को खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने आप से तो अब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेगी, रिटार्डिंग फोर्स इसका रिटार्डेशन करेगा। तो हम चाहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो हम पकड़ के खींचेंगे, तो मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे। मैकेनिकल फोर्स रिटार्डिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो मैकेनिकल फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, और कितना है वो ILB। कितना है भाई वो ILB, ये आ गया। ये आपको मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ा, ये आपको क्या लगाना पड़ा, मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, तो ये आपको मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसको भूल जाओ, ये मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है और v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो यानी हम मैकेनिकल पावर क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। भाई हम भी तो काम कर रहे हैं, बिना काम किए हम खींच पाएंगे क्या रोड को, हमें काम करना पड़ेगा। रोड का तो रिटार्डेशन हो रहा है, हम उसको पकड़ के खींच रहे हैं, तो हम वर्क डन कर रहे हैं। तो मैकेनिकल पावर भाई हमें मैकेनिकल पावर लगानी पड़ेगी। मैकेनिकल फोर्स हमने लगाया है तो हमने मैकेनिकल वर्क डन किया है, तो हमने मैकेनिकल पावर लगाई है। मैकेनिकल पावर आपको पता है एक चीज क्या होती है, पावर अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो पावर होती है F.V, ये पावर होती है। F होता है फोर्स, V होता है वेलोसिटी। ठीक है, F होता है फोर्स, V होता है वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है आपका पावर। आप वैसे भी याद करके देख लो कि वर्क डन अपॉन टाइम जो होता है वो आपका क्या होता है, वो पावर होता है, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F.S होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो आपकी वेलोसिटी होती है। तो फोर्स F.V आपकी वेलोसिटी है, तो F.V आपकी मैकेनिकल पावर है, V आपकी वेलोसिटी है। तो F आपका मैकेनिकल फोर्स, V आपकी वेलोसिटी, ये हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट है पावर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टाइम और वर्क और एनर्जी तीनों स्केलर है। तो कितना हो जाएगा, FV cos थीटा, ये हो जाएगा। वैल्यू डालते हैं, कितना है भाई, वेलोसिटी भी उधर ही है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी रोड की उधर ही है, और जिस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से रोड मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपको मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा। और कितना लगाना पड़ेगा, जितना रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल लगाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, तो यानी मैकेनिकल फोर्स भी इधर और वेलोसिटी भी इधर, तो कितना हो जाएगा, थीटा कितना है बेटा आपका 0 है, cos 0 कितना होता है 1 होता है। वैल्यू डालते हैं अब, तो आप फोर्स की वैल्यू डाल दो, तो फोर्स की वैल्यू डाल दो, फोर्स की वैल्यू कितनी डाल देंगे, फोर्स है ILB, ये फोर्स की वैल्यू डाल दी मैंने। अब देखते हैं मैकेनिकल पावर कितना हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो BLV इंटू में I, BLV इंटू में I लिख सकते हो, अरे लिख ही सकते हो। क्या हो जाएगा, I इधर ले गए और ये हो जाएगा BLV, ये हो गया आपका मैकेनिकल पावर। अब करंट कितना होता है बेटा, जो इंड्यूस करंट होता है वो कितना होता है, इंड्यूस करंट होता है इंड्यूस EMF अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ द रोड, इंड्यूस EMF अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ द रोड, इस रोड का रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस ऑफ द रोड, यही है। तो और इंड्यूस ईएमएफ हमारा कितना था, BLV था। तो वैल्यू डाल देते हैं, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी BLV अपॉन में कितना हो जाएगा R, कितना हो जाएगा ये B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया R। जितनी मैकेनिकल पावर हमने खर्च की है उतनी ही इलेक्ट्रिक पावर क्या हुई है, इंड्यूस हुई है, जनरेट हुई है। तो इसका मतलब क्या है, यानी मैकेनिकल पावर ही कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल पावर में, मैकेनिकल पावर ही कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल पावर में, यानी मैकेनिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है लेंज लॉ, और ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही आउटकम है। लेंज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन का ही आउटकम है कि जो मैकेनिकल पावर मैंने लगाई है रोड को खींचने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, वही मैकेनिकल पावर कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल पावर में। आप देख लो, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। तो यानी मैकेनिकल पावर ही कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल पावर में, यानी मैकेनिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी कंसिडरेशन था लेंज लॉ का, एनर्जी कंजर्वेशन के बेस्ड पे लेंज लॉ है। तो लेंज लॉ किसके बेस पे है, एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे। एक और चीज देख लेते, तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है, और एनर्जी कंजर्वेशन का ही ये आउटकम है। आगे की चीज देखते हैं बेटा, एक और चीज देखते हैं, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है, कि लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे क्या होता है, बेस्ड होता है। तो मैंने मोशनल ईएमएफ ये वाला लिया, इससे थोड़ा इजी था, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। और यहीं से देखो वो आउटकम आया कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर रहा है। भाई इधर मोशन हो रहा है, उसकी वजह से एरिया इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकेगा, यानी वो मोशन को रोकेगा, रोड के मोशन को रोकेगा। तो वो किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा, इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होंगे कि मतलब करंट नीचे चले। अगर करंट नीचे कर चलता, इस पोलैरिटी में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स ही इधर की तरफ हो जाएगा। तब तो क्या है, अपने आप ही रोड क्या करेगी, मूव करेगी, बल्कि ना एक्सेलरेट होने लगेगी। ऐसा नहीं होता, यानी वो इस पोलैरिटी में अपने आप को इंड्यूस करेगा और करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी मोशन का अपोज करेगा। तो यही लेंज लॉ था, एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, तो वही हमने किया है, ठीक है। और डायरेक्शन आप फ्लेमिंग के फोर्स की निकालनी है तो लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो, और करंट की निकालनी है तो किससे निकाल लोगे, राइट हैंड रूल से निकाल लोगे। किससे निकाल लोगे, राइट हैंड रूल से क्या करोगे, निकाल लोगे। आ रही बात समझ बेटा, अरे आया कि नहीं आया, ये समझ आ गया। यस सर। देखो, यस सर। देखो वैसे भी समझ सकते हो आप, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को भी समझ ही लो, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड
ये इंडेक्स फिंगर 4 फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड किधर था, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट नॉर्मल था, इतना किधर था भाई, इनवर्ट नॉर्मल, क्रॉस से दिखा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट नॉर्मल था, यही था। करंट किधर जा रहा था बेटा, करंट ऊपर जा रहा था, तो ये सेंटर फिंगर है, मिडल फिंगर, ये करंट किधर है, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो करंट किधर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो ये थंब है, थंब फोर्स बता रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स अपोजिट लग रहा है। तो फोर्स आप दो तरीके के निकाल सकते हो। फोर्स अगर आपको निकालना है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो एक तरीका तो यही है कि जो फोर्स होता है वो होता है आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, एक तो ये होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, करंट ऊपर था, तो करंट एलिमेंट भी ऊपर था, तो हथेलियों को यानी पाल्म को किधर रखा, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में रखा और क्रॉस कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स किधर आ गया, फोर्स इधर आ गया, फोर्स किधर आया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और क्या है, करंट ऊपर, तो करंट एलिमेंट भी ऊपर, राइट हैंड लिया, हथेलियों को करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में रखा और क्रॉस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, किधर आ गया, फोर्स इधर। एक तरीका ये था। दूसरा क्या है, फ्लेमिंग का कौन सा रूल ले लो बेटा, फ्लेमिंग का कौन सा ले लो, लेफ्ट हैंड रूल, क्या हो गया, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट मिडल फिंगर, करंट किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो अंगूठा थंब फोर्स, तो फोर्स इधर की तरफ, तो करंट कैरिंग कंडक्टर तो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो वैसे भी आप देख सकते हो। तो यानी सीधी सी बात है कि मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और मोशन का ही क्या करेगा, और इंड्यूस ईएमएफ मोशन का ही अपोज करेगा, इस पोलैरिटी में वो इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, इस पोलैरिटी में ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो मोशन का ही अपोज करेगा। ये लेंज लॉ कहीं विदेश से नहीं आए, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अगर वो उसका अपोज नहीं करेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है, तो वो वॉयलेट होगा। इसलिए क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ही उसने ये लॉ दिया था। अब अगली चीज देखते हैं बेटा, एक होता है हमारा अगला, तो ये देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ और लेंज लॉ, ये पूरा हो गया, पूरा मोशनल ईएम सब कुछ हो गया। अब इस चैप्टर में सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। इस चैप्टर में जो रह गई है वो एक चीज रह गई, वैसे तो दो चीज रह गई है, एक तो एसी जनरेटर रह गया है, पर एसी जनरेटर जैसे कई बुक है, जैसे किसी बुक में अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा रखा है, ठीक है, और किसी बुक में जैसे एसएल या एनसीईआरटी ले लो तो किसी एक में क्या है, एसएल में है और एक में तो वो है एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट में, और एक में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ट्रांसफॉर्मर का भी ऐसे ही कर रखा है, पर मैं इसी में करा दूंगा ये दोनों टॉपिक, चाहे वो नेक्स्ट में ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे एसएल में ट्रांसफॉर्मर एसी जनरेटर में दे रखा है, जबकि ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो वो ईएमआई में है, तो हम यही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन यही पढ़ा है, तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ही म्यूचुअल इंडक्शन है, तो ट्रांसफार्मर भी यही पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम ट्रांसफार्मर भी यही पढ़ेंगे। तो आज मैं ट्रांसफार्मर बता रहा हूँ, ठीक है, और हो सकेगा तो एसी जनरेटर भी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। वैसे एक क्लास और लगेगी, एक दो क्लास, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखते हैं बेटा ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो आप बोलोगे ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के काम आता है, इंक्रीज या डिक्रीज करने के काम आता है, ठीक है, यानी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम आता है, लेकिन सिर्फ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, डीसी वोल्टेज नहीं, एसी वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को नहीं, यानी ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करता, ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर डीसी सर्किट पे काम नहीं करेगा, एसी सर्किट में ही काम करेगा। उसका भी कारण देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ट्रांसफार्मर हम कुछ भी बना सकते हैं, पहले ट्रांसफार्मर ही समझ ले, उसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं तो हमें वो समझ आ जाएगा। मान लिया ये हमारी एक कॉइल है, ये लो, ये हमने एक कॉइल रख दी, ये कॉइल है, बिल्कुल है कॉइल, ठीक है, और ये हम इसको प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं। फर्स्ट कॉइल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ये फर्स्ट कॉइल है, कॉइल फर्स्ट, तो हम इसको प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं, तो ये प्राइमरी कॉइल होती है।
तो प्राइमरी कॉइल बोलना है तो प्राइमरी कॉइल भी बोल दो। तो अब देखो इसमें अभी इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है भाई, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि इसमें करंट जीरो। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें करंट डाल देते हैं। करंट के लिए मुझे कोई सोर्स चाहिए। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एसी सोर्स ले लूं या तो मैं डीसी सोर्स ले लूं। तो मान लो पहले मैंने डीसी सोर्स ही ले लिया, ये मैंने डीसी सोर्स ले लिया। एक मैंने सेल या बैटरी लगा दी, अभी तो मैंने सेल लगाया। सेल कह दो या क्या कह दो, दो बार लगा दो तो बैटरी होगी, तो बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से करंट मूव करने लग गया क्योंकि हमारा कौन सा सोर्स आ गया बेटा, डीसी सोर्स आ गया। तो डीसी सोर्स है तो हमारा अब इसमें करंट आ गया, ये आ गया। अब इसमें करंट ऐसे ऐसे इसमें घूम के नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है बेटा ये अब एक क्या है, ये कहने को इंडक्टर कॉइल कह दो, पर ध्यान देना इंडक्टर कॉइल अभी नहीं कह सकते, सर्किट हमारा डीसी होता है। डीसी सर्किट के लिए जो इंडक्टर कॉइल है ना वो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो डीसी करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए जो है वो इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं रहता, वो एक कंडक्टर ही होता है, ठीक है। यानी डीसी करंट के लिए इंडक्टर जो है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस शब्द गलत होता है, इसको वैसे हम बोलते हैं रिएक्टेंस, आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन ये रिएक्टेंस यानी इंडक्टर कॉइल जो होती है वो रिएक्टेंस ऑफर करती है करंट को, ठीक है। करंट के अपोजिट रिएक्टेंस ऑफर करती है, ठीक है। लेकिन अभी रेजिस्टेंस ही समझो, तो यानी इंडक्टर कॉइल में से अगर डीसी करंट जा रहा है तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, वो जीरो ही होता है, तो एक कंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है। पर एसी के लिए ऐसा नहीं होता, एसी के लिए होता है, तो अभी तो हम उसको छोड़ते हैं। अभी ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड तो बोल ही सकते हैं, तो एक एंड कोई क्या हो जाएगा, एक एंड कोई क्या हो गया, वो डिपेंड करता है कि भाई क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, तो डिपेंड करेगा कौन सा क्या होगा, साउथ होगा कौन सा नॉर्थ होगा। तो मान लो एक पल के लिए ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया, तो ये आ गया। ये प्राइमरी कॉइल थी, तो हमें पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास आ गया क्योंकि अब ये सोलेनॉइड है। क्या है ये, सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से गई, साउथ से आ गई, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई हैं और साउथ से आ गई, और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से वापस नॉर्थ, ऐसे चल रहा है। तो इस तरीके से तो मैंने एक ही दिखाया, ऐसे तो बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी। एक और ये है नॉर्थ के लिए, एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, फिर से आ गई, ठीक है। और फिर साउथ से सोलेनॉइड के अंदर क्या हो गई, साउथ से वापस नॉर्थ, ऐसे चलती रहेंगी। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप बनाती रहती है। क्या बनाती है बेटा, क्लोज लूप बना लेती है, क्लोज लूप बना रही, बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी, मैं सारी दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, टाइम वेस्टेज वाली बात है। तो अब अगर मैं एक चीज समझूं, तो मैंने एक कॉइल यहाँ रख दी, तो क्या इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, अभी तो नहीं जा रही, क्योंकि सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, बताया था मैंने आपको। सोलेनॉइड के जस्ट बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, जस्ट आउटसाइड सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि वहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही होती। तो यहाँ अगर मैं कोई दूसरी कॉइल रख दूं, सेकंड कॉइल रख दूं, तो सेकंड कॉइल में से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, तो फ्लक्स जो लिंक हुआ है सेकंड कॉइल का, यानी फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है B1, और सेकंड कॉइल में तो करंट है ही नहीं, तो फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स है वो फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, जीरो, क्योंकि कोई फील्ड लाइन ही नहीं जा रही। लेकिन अगर मैं कॉइल को इधर ले आया, ये लो, ये रख दिया मैंने सेकंड कॉइल, ये रख दिया मैंने सेकंड कॉइल, तो अब क्या है, ये आपकी सेकंड कॉइल हो गई। यहीं से आप आउटपुट लेना चाहो तो आउटपुट ले सकते हो अभी। तो ये मेरी, ये तो फर्स्ट कॉइल थी, ये मेरी सेकंड कॉइल हो गई। तो सेकंड कॉइल में से अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, मैंने तो दो ही दिखाई है, और भी आ सकती थी, तो और भी इसमें से जा रही है।
तो क्रॉस नहीं करेंगी, थोड़ा चलो ठीक है, जो है ठीक कर देते, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जा रही है, खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। मान लो इसमें से 1 लाख निकली, इसमें से 1 लाख निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसमें से 1 लाख जाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस तो इधर उधर भाग जाती है, कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस तो क्या होगी, इधर उधर भाग जाएंगी। जैसे ऐसे हो गया कि यहाँ से फील्ड लाइंस जो है यहाँ चली गई, और मान लो ये घूम के भी आ गई, तो पर ये तो कॉइल में से नहीं आई भाई, ये तो कॉइल के बाहर से आई है। तो इसका मतलब है अगर टोटल नंबर, फ्लक्स है क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना, फ्लक्स है क्या, अगर सीधे शब्दों में बोले तो फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी फील्ड लाइंस की बात हो रही है। तो मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 लाख है, तो क्या यहाँ से 1 लाख ही पास करेगी सेकंड कॉइल से, फर्स्ट कॉइल से तो 1 लाख जा रही है, फर्स्ट कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है, 1 लाख निकल रही है। तो सेकंड कॉइल में से कितनी जा रही होंगी, 1 लाख जा रही होंगी, नहीं भाई, कुछ तो कॉइल के बाहर से भी चली जाएंगी, और कुछ बाहर से क्या छोड़ो, कुछ तो इंफिनिटी पे चली जाएंगी, कुछ इंफिनिटी पे चली गई, कुछ बाहर से चली गई। तो मान लो 90,000 ही क्या हुआ, 90,000 ही फील्ड लाइंस इसमें से गई, तो 90,000 फील्ड लाइंस इसमें से गई। 10,000 फील्ड लाइंस जो है वो लीक कर गई, क्या कर गई, लीक। 10,000 फील्ड लाइंस, तो लीक करने का मतलब है कि 10,000 फील्ड लाइन सेकंड कॉइल में से पास नहीं की, पास नहीं की है। तो कोई नहीं, अभी हम उसकी बात ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा इसमें, करंट कैसा होता है। मैंने आपको बताया था डीसी करंट कैसा करंट होता है। डीसी करंट की अगर हम बात करें तो डीसी करंट होता कैसा है, ये करंट है और ये टाइम, तो ये डीसी करंट होता है। डीसी करंट स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट होता है। कैसा करंट होता है, स्टेडी करंट यानी कांस्टेंट करंट होता है। तो डीसी करंट कांस्टेंट करंट होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट कांस्टेंट, करंट क्या हो गया बेटा, करंट हो गया कांस्टेंट, स्टेडी करंट है, कांस्टेंट करंट है, तो करंट हो गया आपका कांस्टेंट। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलेनोइड के अंदर, फर्स्ट कॉइल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉइल की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो B1 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे होता कितना है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI, यही होता है ना, म्यू नॉट NI। तो मान लो इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है। फर्स्ट कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, ठीक है, और सेकंड कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, N2 है। तो ये कितना है, ये N1, इसमें करंट कितना है, मान लो फर्स्ट कॉइल के करंट की बात हो रही है तो I1 बात हो रही है, तो ये I1 है, तो ये I1 और ये मैग्नेटिक फील्ड B1, यही हो गया। तो आप खुद ही देखो, करंट कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया बेटा, B1 भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, तो फर्स्ट वाली कॉइल का जो फ्लक्स होगा, इसका अपना ही फ्लक्स ∅1, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B1 से। तो जब B1 ही कांस्टेंट है तो ∅1 फ्लक्स, इसका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया। सेकंड कॉइल में से मान लो इसका 90%, यानी ये 1 लाख निकली तो ये कितनी है, ये 90,000 इसमें से जा रही है, यानी जितना भी इसका फ्लक्स है उसका 90%, यानी ∅2 जो है वो क्या है, अभी के हिसाब से ∅2 क्या है, 90% ऑफ ∅1। अरे ∅2 क्या है, 90% ऑफ ∅1, यानी सेकंड कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। यानी फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है किससे, सेकंड कॉइल से। फर्स्ट कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है किससे, सेकंड कॉइल से, पर 100% फ्लक्स लिंक नहीं है, 100% फ्लक्स लिंक नहीं है, 90% मान लो फ्लक्स लिंक। तो 90% ऑफ ∅1 यानी क्या है, 90/100,
इंटू 5 9/10 0.9। तो भी तो क्या है, 5 कांस्टेंट है तो 5 भी क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर 5 कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स कांस्टेंट ही है। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, आप खुद ही देखो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा। सेकंड कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ होता है -d∅dt। माइनस तो वही बता रहे लेंजलो के लिए लगाया था हमने कि इंड्यूस ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है, इस पोलैरिटी में इंड्यूस होता है कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कर सके, अपोज कर सके। तो E2 निकालना है, वो कितना हो जाएगा d∅2/dt। सेकंड कॉइल का फ्लक्स, सेकंड कॉइल का ईएमएफ इंड्यूस। तो सेकंड कॉइल में मान लो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो रहा है, E2 इंड्यूस हो रहा है। तो सेकंड कॉइल में E2 इंड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, E2 ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकंड कॉइल में। कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। तो यानी इसका मतलब क्या है, फ्लक्स तो बदल ही नहीं रहा भाई, फ्लक्स तो कांस्टेंट है सेकंड कॉइल का, तो उसका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में भी करंट कांस्टेंट रहेगा, तो प्राइमरी कॉइल का भी फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो डीसी पे नहीं काम करता ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो सिर्फ एसी सोर्स पे ही काम करता है, तो ये एसी पे ही काम करता है, अल्टरनेटिंग सोर्स। क्योंकि अगर आपको सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो आपको फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कराना पड़ेगा, यानी फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, फ्लक्स वेरिएबल होना चाहिए। और वो जब ही होगा जब प्राइमरी में फ्लक्स वेरी करेगा, और वो जब ही करेगा जब प्राइमरी का करंट वेरी करेगा, यानी करंट वेरिएबल करंट चाहिए आपको, स्टेडी करंट नहीं चाहिए। डीसी स्टेडी करंट देता है। अल्टरनेटिंग सोर्स, एसी सोर्स ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, इसका वेव फॉर्म बना दो तो ये एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। एसी सोर्स में अगर आप देखोगे, आप अगर इसमें करंट देखोगे तो करंट जो इसमें होता है वो साइन के फंक्शन या कॉस के फंक्शन में होता है। वैसे तो वेरिएबल करंट मैंने आपको बताया था कि टाइम वेरिंग करंट क्या होता है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे, कुछ भी चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करे। पर ये कोई फंक्शनल नहीं है करंट, क्योंकि कोई किसी फंक्शन में आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन अगर आप, ये वेरिएबल करंट तो है, ये भी ट्रांसफार्मर के लिए काम करेगा, पर अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो पीरियोडिक भी होता है, वेरिएबल भी होता है, पीरियोडिक भी होता है। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपनी पोलैरिटी, अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है, तो वो साइन और कॉस के फंक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अपनी पोलैरिटी भी चेंज करता रहता है टाइम के रिस्पेक्ट, और मैग्नीट्यूड भी चेंज करता रहता है। 0 से मैक्सिमम हो जाता है करंट आई नोट, फिर मैक्सिमम से फिर 0 हो जाता है, फिर अब मैक्सिमम, फिर 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ऐसे पीरियोडिक। कोई नहीं, करंट वेरी कर रहा है, अब करंट कांस्टेंट नहीं है। अब अगर हम देखें तो जो करंट होता है, अगर हम देखें तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो ऐसे होता है आपका, वो होता है आई नोट साइन थीटा, आई नोट साइन थीटा, ये होता है करंट। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट होता है, हर समय करंट बदलता रहता है। आई नोट आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये जो वैल्यू आती है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है आई नोट। तो आई नोट आपका जो होता है, आई नोट आपका क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है। आई आपका इंस्टेंटेनियस करंट होता है। और थीटा कितना होता है, थीटा अगर हम देखें तो थीटा आपका होता है, थीटा बाई टी आपका ओमेगा होता है, तो थीटा आपका होता है ओमेगा टी। तो थीटा की जगह आप लिख सकते हो ओमेगा टी, यही हो गया। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और टाइम के फंक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बदलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा बदलेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा बदलेगा, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में जो है करंट बदलेगा। तो हर समय करंट बदलेगा, तो ये वेरिएबल करंट हो गया। तो करंट अगर वेरी कर रहा है तो बेटा आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट वेरी कर रहा है,
तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड भी अब वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। इसमें कितना होता है, म्यू नॉट NI होता है, करंट I1 और नंबर ऑफ टर्न्स N1। तो करंट अगर वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। तो अब करंट टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो ∅1 वेरी करेगा। तो फर्स्ट कॉइल में अगर करंट फ्लक्स वेरी कर रहा है तो फर्स्ट कॉइल का ही तो फ्लक्स लिंक्ड है, कितना भी लिंक हो सकता है। फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स सेकंड कॉइल से 100% भी लिंक हो सकता है, 99% भी लिंक हो सकता है, 80% भी लिंक हो सकता है। वो तो कितनी बढ़िया कपलिंग है उस पर डिपेंड करता है। तो 100% तो वैसे पॉसिबल होता नहीं। रिपीट करना क्या बेटा? भैया, क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करना। हाँ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जैसे जो प्राइमरी कॉइल में करंट बदला, प्राइमरी कॉइल का करंट कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अब मैंने इसको AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। तो अब ये कांस्टेंट नहीं है, क्या है, अब ये वेरिएबल है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो फ्लक्स भी वेरी करेगा। यानी फर्स्ट कॉइल में करंट बदलेगा तो फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, तो फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। और फर्स्ट कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वही तो एसोसिएटेड है किससे, सेकंड कॉइल से, वही तो लिंक्ड है किससे, सेकंड कॉइल से। तो सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स होता है ∅2, वो फर्स्ट कॉइल के फ्लक्स से कितने % भी हो सकता है, 100% हो सकता है। 100% सिर्फ थ्योरी में पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली 99% हो सकता है, 90% हो सकता है, 80% हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक कर जाता है। मैं आपको पहले ही बताया, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, यानी इसमें से 1 लाख मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली तो 1 लाख इसमें से नहीं पास करेंगी। इसमें से 1 लाख निकली तो सेकंड वाली में 1 लाख नहीं पास करेंगी, कुछ इंफिनिटी पे चली गई तो इसमें से गई नहीं भाई। इसमें से तो निकली, फर्स्ट वाली कॉइल में से तो निकली वो फील्ड लाइन, पर इसमें से नहीं गई, वो तो इंफिनिटी पे चली गई। या इसमें से निकली पर वो सेकंड कॉइल में से नहीं गई, देखो बाहर चली गई, तो हो गया ना लीकेज, कुछ लीकेज हो जाता है। तो इसलिए 100% लिंक नहीं करता, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि इस तरीके से हो जाए कि 100% लिंक कर जाए। उसके लिए मैं बताऊंगा फ्लक्स लीकेज को रोकने के लिए क्या करेंगे, लिंकेज बढ़ाने के लिए, कपलिंग अच्छी करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं अभी। तो फ्लक्स अगर क्या किया, फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में, सेकंड कॉइल का भी फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। फर्स्ट कॉइल का करंट बदला, फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बदला, फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स बदला, फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स सेकंड कॉइल से लिंक्ड है। मान लिया 100% नहीं लिंक्ड है, कुछ तो लिंक्ड है, तो सेकंड कॉइल का भी फ्लक्स बदला तो सेकंड कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, d∅2/dt हो जाएगा, इतना EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो जब भी फर्स्ट कॉइल में करंट बदलेगा तो सेकंड कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसी को, कि अगर हमारे पास 2 कॉइल है और फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज कर रहा है, तो और फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स अगर सेकंड कॉइल से लिंक्ड है तो सेकंड कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस भी बोलते हैं, इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो ट्रांसफार्मर यही है, यानी ये म्यूचुअल इंडक्शन ही तो है। अब म्यूचुअल इंडक्शन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। एक कॉइल है, उसके बगल ही आप दूसरी कॉइल रख दो तो भी है, ये 2 कॉइल है तो भी एक दूसरे के साथ फ्लक्स लिंकेज हो जाता है। बहुत तरीके से किया जा सकता है, तो मैंने समझाने के लिए ऐसे ही कर दिया। ठीक है, अब देखो फ्लक्स लीकेज रोकने के लिए हम एक काम करते हैं, हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्राइमरी की कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी में से पास कर जाए, तो हमें एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहिए होता है। तो हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लेते हैं, हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, इस तरीके से लेंगे, यानी इसके अंदर हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल देंगे। तो हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डालने के लिए कोई भी ले सकते हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत सारे होते हैं,
पर हम सॉफ्ट आयरन को सेलेक्ट करते हैं, उसका भी रीजन है क्यों। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो मैं इसमें सॉफ्ट आयरन की ऐसे कोर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? सॉफ्ट आयरन की कोर। तो हमने इसमें सॉफ्ट आयरन की कोर डाल देनी होती है, यानी इसमें से भी सॉफ्ट आयरन डाल दिया, इसमें से भी सॉफ्ट आयरन डाल दिया, ऐसे हमने ये सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दिया इसमें। यानी समझने के लिए आप समझो कि ये एक सॉफ्ट आयरन का मान लो पीस है। अभी पीस समझ लो, वैसे पीस भी नहीं डालते, लैमिनेटेड कोर डालते हैं, लेकिन पहले समझ लो ये सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा है, पीस है। ठीक है, किसका बना हुआ है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, वो तो स्टील भी होता है, पर स्टील नहीं सेलेक्ट करते हम। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सॉफ्ट आयरन लेते हैं, वो बताऊंगा क्यों। तो सॉफ्ट आयरन है ये, तो सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। क्या होती है? सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। हम क्या करते हैं, इसी पे प्राइमरी कॉइल लपेट देते हैं। ये प्राइमरी कॉइल लपेट दी, ये आपकी प्राइमरी कॉइल होगी। मान लो प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 है, मान लो 100 टर्न्स है, 100 टर्न्स है। दूसरे एंड पे हम सेकेंडरी कॉइल लपेट देते हैं, तो दूसरे एंड पे हम सेकेंडरी कॉइल लपेट देते हैं, तो दूसरे एंड पे मैंने सेकेंडरी कॉइल लपेट दी। और नंबर ऑफ टर्न्स सेम नहीं रखनी, ध्यान देना। सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स होगी N2, वो क्या होनी चाहिए? वो ज्यादा या कम होनी चाहिए। यानी N2 या तो बड़ा होना चाहिए N1 से, या तो छोटा होना चाहिए N1 से। ट्रांसफार्मर तभी काम करेगा, बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना। बड़ा होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज करेगा, छोटा होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीज करेगा। अभी मैं स्टेप अप पढ़ा रहा हूँ। तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 1000 है। कितनी है? 1000 है, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये स्टेप अप हो गया। लेकिन अगर सेकेंडरी की कम होती, 10 टर्न होती, तो ये स्टेप डाउन हो जाता। और बराबर है तो कोई मतलब नहीं होता, तब वो कोई ट्रांसफार्मर का रोल नहीं। यानी नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग होनी चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, और दोनों कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स अलग होनी चाहिए। या तो ज्यादा होनी चाहिए सेकेंडरी की प्राइमरी से, या तो सेकेंडरी की कम होनी चाहिए प्राइमरी से। तो ये है, तो एक ही पे लपेट दिया। यानी क्यों किया ये? उसका कारण है, ये सॉफ्ट आयरन की कोर थी। ये इसलिए किया कि सॉफ्ट आयरन जो होता है ना, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अगर कहीं वैक्यूम, मान लो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और आपने रास्ते में अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो बाहर तो एयर या वैक्यूम है, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मान लो आयरन रख दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उनकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है। वो अपने अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा पास करते हैं, परमिट करते हैं, तो उनकी परमिटिविटी बहुत हाई होती है। क्या? तो परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है। तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास कर हो जाएंगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास कर जाएंगी। तो ये इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं जाने देगा। तो अभी तक क्या हो रहा था, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो अब तो ऐसे होगा कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से ही मूव करेंगी ऐसे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीक हो रही थी, अब एयर तो लीक करने दे रहा था, पर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लीक नहीं होने देगा। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में से जाना पसंद करेंगी? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से, तो इसी के अंदर ही रह जाएंगी। तो अब क्या हो रहा था, अब 1 लाख अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, तो पहले यहाँ 90,000 पहुंच रही थी अगर जब एयर था, तो अब समझो ऐसे है कि अब 99,000 पहुंच रही है। सिर्फ 1,000 फिर भी लीक कर जाती है, 100% फ्लक्स लिंक नहीं हो पाता बेटा। ठीक है, कितनी बढ़िया कपलिंग कर लो, कितना ही बढ़िया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लो, 100% तो कुछ है ही नहीं। फिजिक्स में आइडियल कुछ होता ही नहीं, थ्योरी में आइडियल होता है, प्रैक्टिकली कोई आइडियल चीज नहीं होती। तो पहले क्या था, एयर थी तो 90,000 लिंक हो रही थी, 10,000 लीक कर जा रही थी फील्ड लाइन, 10,000 बाहर चली गई, लीक कर गई थी। लेकिन अब तो मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगा दिया आयरन,
अब ये लीक नहीं करेंगी, अब ये लीक नहीं करेंगी या कम करेंगी। 100% तो होगा नहीं, तो 99% लिंक हो गया, 99,000 चली गई, अब 1,000 फिर भी लीक कर जाएंगी, एक दो तो दाएं बाएं खिसकी जाएंगी लाइन, ठीक है। तो कोई नहीं, कपलिंग अच्छी हो गई, फ्लक्स लिंकेज अच्छा हो गया। प्राइमरी का अगर फ्लक्स ∅1 था और सेकेंडरी का फ्लक्स ∅2 था, तो जो सेकेंडरी का फ्लक्स है वो 100% ऑफ ∅1 तो कभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्राइमरी का 100% फ्लक्स कभी आप सेकेंडरी से लिंक कर ही नहीं सकते, फिजिक्स में आइडियल है नहीं कुछ। लेकिन 99% या उससे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज कर सकते हो, पर 100% नहीं कर सकते, जितनी भी बढ़िया कपलिंग कर दो। कॉइल को बहुत पास पास रखो, बहुत बढ़िया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से, उसके अंदर से पास करा दो, तो भी कोई नहीं। लीकेज कम तो कर दी हमने, अब 1% ही लीकेज है, पहले 10% लीक हो रहा था फ्लक्स, अब 1% लीक हो रहा है फ्लक्स। फ्लक्स लीकेज को देखो, प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक है, तो लिंकेज बोल रहे हैं, एसोसिएटेड है। और लीकेज मतलब लीक कर गया, कितना लीक कर रहा था, 10% लीक कर रहा था, 1%, अब 1% लीक कर रहा है, यानी लीकेज कम कर दी। किसकी लीकेज रोकी आपने? फ्लक्स की लीकेज कम की है। तो फ्लक्स की जो लीकेज है उसको रिड्यूस कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, पर उसको खत्म नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो लीकेज होगा ही। कोई नहीं, अब समझ लेते हैं। तो ये एक सॉफ्ट आयरन होता है, इसे सॉफ्ट आयरन होता है, पर ये भी ना पूरा मेटल का नहीं बना होता। इसको हम कैसे बनाते हैं, ये पूरी एक बल्क मेटल का नहीं बना होता, इसमें हम खूब सारी ना पतली 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 सीट लेते हैं और उसके बीच में हम प्लास्टिक की सीट डाल डाल के लैमिनेट करते हुए इसको बनाते हैं, ठीक है। वो भी हम देखेंगे, यानी ये लैमिनेटेड सीट की एक कोर होती है, ठीक है, वैसे बल्क मटेरियल नहीं होता। कोई नहीं, अभी हम उसमें बाद में जाएंगे तो देख लेते हैं। तो प्राइमरी में करंट कितना है बेटा, I1। प्राइमरी में करंट बदलेगा, प्राइमरी में फ्लक्स बदलेगा और सेकेंडरी में भी फ्लक्स बदलेगा, पढ़ा है ना। प्राइमरी कॉइल में करंट बदलेगा तो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स बदलेगा, तो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो तो सेल्फ इंडक्टेंस। और प्राइमरी कॉइल में करंट बदलेगा, प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स बदलेगा, और प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स जुड़ा हुआ है सेकेंडरी कॉइल से, तो सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स बदलेगा, तो सेकेंडरी कॉइल में भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो प्राइमरी कॉइल में करंट बदलने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स बदला और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो इसको क्या कहते थे हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज होती है, तो मैंने ये आपको बता ही दिया। अब इसमें देखो जो फॉर्मूला है, अभी तो हम इसको एक क्लास में और पढ़ेंगे, काफी लंबा टॉपिक है ये, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझ लेते हैं, बस ये ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर, अब कोई आपसे पूछे सिंपली कि ट्रांसफार्मर है क्या, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम आता है, यानी एसी वोल्टेज को इंक्रीज करने के काम आता है या डिक्रीज करने के काम आता है, ठीक है। यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या तो इंक्रीज करता है मैग्नीट्यूड में या तो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो एसी वोल्टेज को वो स्टेप अप करता है या तो इंक्रीज करता है, और या तो स्टेप डाउन करता है, डिक्रीज करता है। डीसी पे काम नहीं करता ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करेगा तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। कि भाई प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स क्या है, करंट बदलेगा तो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स बदलेगा, और प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स कुछ ना कुछ फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स बदलेगा और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो सीधा बोले तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब भी प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा
तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, इस फिनोमेना को ही म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं और इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और मैं समझा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया एक स्टेप डाउन अप ट्रांसफार्मर मैं बनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा जल्दी से। बाकी फिर हम अगली क्लास में देखेंगे, थोड़ा अभी हम कर लेते हैं इस चीज को। देखो ये सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन का काम है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो हम एक बल्क पीस नहीं लेते, यूज नहीं करते, हम पूरा मेटेलिक ब्लॉक नहीं यूज करते, हम इसकी लैमिनेटेड शीट्स यूज करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये सॉफ्ट आयरन था जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, स्टील भी है पर हमने आयरन सेलेक्ट किया। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की ये कोर हो गई है हमारी, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, या इस पे लपेटी होती है प्राइमरी कॉइल। आपको ये भी ध्यान देना है कि जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होती हैं वो कॉइल में करंट ज्यादा होता है तो उसकी थिकनेस ज्यादा होगी वायर की, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है तो उसमें करंट कम होता है तो उसकी थिकनेस कम होती है। तो मैं अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए सोचूं, आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, स्टेप डाउन भी था, तो देखो प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दी मैंने, ये प्राइमरी कॉइल है तो मैंने इसमें थोड़ी सी टर्न्स ले ली, तो एनपी जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, एनपी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल है, तो ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। फर्स्ट कॉइल बोलो या प्राइमरी कॉइल बोलो, कॉइल फर्स्ट बोलो या क्या बोलो आप, प्राइमरी कॉइल बोलो, प्राइमरी कॉइल है। कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मान लो इसकी अभी मैं कोई डाटा ले लेता हूँ, तो मान लो इसकी 10 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ध्यान देना नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम है तो ये वायर में करंट ज्यादा होगा, तो इसकी थिकनेस ज्यादा रखनी पड़ती है, तो ये थिकनेस ज्यादा रखते हैं। ठीक है, इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि प्राइमरी में तो करंट होना ही चाहिए, और अल्टरनेटिंग का वेरिएबल करंट होना चाहिए, कांस्टेंट करंट नहीं होना चाहिए, तभी ट्रांसफार्मर काम करेगा। तो डीसी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्टेडी करंट होता है, कांस्टेंट करंट, तो एसी होना चाहिए। तो मैंने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे दिखा देते हैं, ये कौन सा सोर्स हो गया आपका, एसी सोर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स 10 ले ली प्राइमरी की, प्राइमरी में करंट भी होगा, तो प्राइमरी में करंट मान लो ऐसे चल के ऐसे आ रहा है, तो प्राइमरी में करंट चल रहा है, तो प्राइमरी कॉइल के करंट को मैं आईपी बोल दे रहा हूँ, क्या बोल दे रहा हूँ, आईपी। तो आईपी क्या है बेटा, करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी उसमें करंट वैसे ज्यादा होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होती है उसमें करंट कम होता है, सीधा ऐसे याद भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ, प्राइमरी के कॉइल के अंदर करंट हो गया। प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज भी होगा, तो प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज इसके अक्रॉस, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज भी होगी। अरे प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज वीपी होगी। तो वोल्टेज को हम ईएमएफ भी बोलते हैं, तो कई बुक में वीपी लिख देते हैं, कई बुक में ईपी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल या वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, कुछ भी बोलो, V मतलब वोल्टेज, E मतलब ईएमएफ, तो वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल या ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, तो मैं ईएमएफ ही बोल दे रहा हूँ, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ E है, प्राइमरी कॉइल का करंट आईपी है, ये हो गया। इनपुट पावर कितनी दे रहा हूँ, इनपुट पावर पीआई, पीआई आपकी इनपुट पावर है, इनपुट पावर। तो इनपुट पावर जो हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफार्मर को जो दे रहे हैं, पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट, प्राइमरी की वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल में करंट, प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल का करंट। तो वोल्टेज को ईएमएफ ऑफ प्राइमरी भी बोलते हैं, तो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी, ये प्राइमरी की क्या हो गई, इनपुट पावर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी। मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना चाहता हूँ तो मुझे सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखनी पड़ेगी, और स्टेप डाउन बनाना चाहता हूँ तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम रखूंगा। तो अभी मैं स्टेप अप बना रहा हूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की ज्यादा रखूंगा, तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की ज्यादा कर दे रहा हूँ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी तो वायर पतली होनी चाहिए, तो ध्यान देना इसकी थिकनेस ज्यादा होती है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम होती है, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा होता है, इसकी थिकनेस कम होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होती है और इसमें करंट कम होता है। तो ये है, ये आउटपुट है। अब प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक भी है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम ही कर रहा है। जो सेकेंडरी कॉइल है ये आपकी सेकेंडरी कॉइल होगी,
सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं। मान लो सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो सेकेंडरी कॉइल की हम कुछ नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं। तो मान लो सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मैंने ले ली 200 टर्न ले ली, 200 टर्न ले ली। सिंपल लेना चाहो तो डाटा ले लो, 1000 टन ले लो यार, ले लो, कितनी टर्न्स ले ली मैंने, ठीक है। तो इसकी 10 टन, उसकी 1000 टन, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी की। तो आपको पता है प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक्ड है, तो सेकेंडरी में जो फ्लक्स है वो प्राइमरी के फ्लक्स की वजह से है। बराबर नहीं है क्योंकि 100% तो लिंकेज हो नहीं सकती। बराबर तो जब ही हो सकता है जब प्राइमरी सेकेंडरी का जो फ्लक्स होता है यानी φ2 फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल, वो क्या है 100% ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल, ठीक है। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, 100% तो होता नहीं होता, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा सा कम होता है, यानी सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी से थोड़ा कम लिंक्ड होता है, बहुत ज्यादा नहीं। कोशिश करते हैं लगभग लगभग बराबर रहे, लेकिन क्या है कुछ तो लीक कर ही जाता है, 1% आधा परसेंट, ठीक है। तो आपको पता है ये प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो जब भी प्राइमरी में करंट चेंज करेगा तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ को वैसे तो ई लिखते हैं, पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ ही है, कैपिटल ई से भी लिख सकते हो, तो मैंने कैपिटल ई से लिख दे रहा हूँ, है ये इंड्यूस ईएमएफ। वैसे आप कहोगे इंड्यूस ईएमएफ हम स्मॉल ई से डिनोट कर रहे थे, ठीक है, या हम कैपिटल ई से भी डिनोट कर ले रहे हैं, कई बुक ने स्मॉल ई से ही ले रखा है, हमने कर। और ये सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ है, सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ है तो कितना हो जाएगा, ईएस बोल देते हैं। तो सेकेंडरी में ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, इसके दो एंड थे, इसके ये दो एंड है, तो ठीक है। लेकिन अभी सेकेंडरी में क्या नहीं है बेटा, अभी सेकेंडरी में करंट नहीं हुए जा रहा है, सेकेंडरी में ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, मान लो इसका एक एंड कोई क्या हो जाएगा पॉजिटिव और एक एंड क्या हो जाएगा नेगेटिव, इंड्यूस तो हो गया पर करंट नहीं है। करंट के लिए हम एक काम करेंगे, हम जो अपना आउटपुट लेंगे यहीं से अपना आउटपुट लेते हैं, हमें आउटपुट यहीं से लेना होता है। आउटपुट आपको एसी दिया है तो एसी ही मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट ही मिलेगा, एसी करंट ही मिलेगा आउटपुट में। पर यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक लोड रेजिस्टेंस। तो एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आर बोलते हैं या एल बोलते हैं, आर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, आर बोल दो या एल बोल दो, इसे एक लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सेकेंडरी में करंट भी हो जाता है, तो सेकेंडरी में जो करंट हो जाता है वो आईएस हो जाता है, क्या हो जाता है, आईएस हो जाता है। और सेकेंडरी की जो ईएमएफ हो जाती है वो क्या हो जाती है, ईएस हो जाती है, क्या हो जाती है, ईएस हो जाती है। ये आउटपुट पावर भी देख लेते हैं, आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी। तो आउटपुट पावर जो होती है पीओ लिख देते हैं, ये आउटपुट पावर है, तो पीओ लिख दिया, या आउटपुट पावर है। आउटपुट पावर जो होती है वो हमारी होती है, आउटपुट पावर हमारा वही वोल्टेज इनटू करंट, तो सेकेंडरी की वोल्टेज सेकेंडरी का करंट, यानी वोल्टेज मतलब सेकेंडरी की ईएमएफ सेकेंडरी का करंट, ये आउटपुट वोल्टेज होगी, आउटपुट पावर होगी ये है। अब समझते हैं एक चीज, समझते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो हमारा इन प्राइमरी में जो करंट है, प्राइमरी में मान लो जो हमारा करंट है वो है 1 एम्पियर करंट है, कितना करंट है भाई, 1 एम्पियर है। और प्राइमरी का जो ईएमएफ है, मान लो प्राइमरी का जो ईएमएफ है वो 20 वोल्ट है, कितना है बेटा, 20 वोल्ट है। और प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, ये हो गया। तो सेकेंडरी में देख लेते हैं, तो सेकेंडरी में तो देखो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक फॉर्मूला, ट्रांसफार्मर जो एक ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो होता है, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो होता है के, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो। और ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, यानी 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा 10, तो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो आ जाएगा 100। तो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो अगर 1 से छोटा होता तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता, पर अभी तो बड़ा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो देखो क्या होता है, जो
ईएमएफ होता है सेकेंडरी का, हम इसको बाद में ड्राइव भी कर रहे हैं, अपॉन में जो ईएमएफ होगा प्राइमरी का, तो ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी अपॉन में ईएमएफ ऑफ प्राइमरी का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। सीधा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी का जो रेशियो है वो बराबर है ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी अपॉन में ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, यानी इक्वल है किसके, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के। ये फॉर्मूला है, यानी ईएस अपॉन में ईपी इक्वल टू एनएस अपॉन में एनपी इक्वल टू के ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ सेकेंडरी में अपॉन जो ईएमएफ था प्राइमरी में, उसका रेशियो एनएस बाय एनपी है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के बोल देते हैं। तो ईएस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ईएस आपका आता है के टाइम टीपी। कितना हो जाएगा, के टाइम टीपी। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो के हमने निकाल रखा है, के कितना निकाला भाई, के तो 100 आया हुआ है, के 100 आया है, तो ये 100 टाइम सीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 टाइम सीपी, यानी सेकेंडरी की जो ईएमएफ होगी वो प्राइमरी से 100 गुना ज्यादा होगी। तो सेकेंडरी में कितना हो जाएगा, प्राइमरी की 20 वोल्ट थी, तो सेकेंडरी की जो ईएमएफ हो जाएगी, सेकेंडरी की जो ईएमएफ हो जाएगी वो 2000 वोल्ट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2000 वोल्ट। तो 2000 वोल्ट हो गई, यानी 100 टाइम्स वोल्टेज इंक्रीज कर दिया इसने। कितने टाइम, 100 टाइम्स वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। तो वोल्टेज इंक्रीज करने के काम आया कि नहीं आया। ऐसे ही वोल्टेज डिक्रीज भी करा सकते हैं अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हम कम रखें प्राइमरी से। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये पावर जनरेटिंग डिवाइस है। अगर इसने वोल्टेज 100 गुना बढ़ा दी, 20 वोल्ट को 2000 वोल्ट कर दिया, तो क्या ट्रांसफार्मर पावर जनरेटिंग डिवाइस है। नहीं भाई, पावर जनरेटिंग डिवाइस नहीं है। जितनी इनपुट में पावर मिलेगी उतनी आउटपुट में देगा, अगर आइडियल होगा तो। वैसे आइडियल की अभी बात कर रहे हैं। तो जितनी इनपुट में देगा, जितनी इनपुट में उसे पावर मिलेगी उतनी आउटपुट में वो पावर देगा। वो पावर जनरेटिंग डिवाइस नहीं होता, जितनी इनपुट में आएगी उतनी आउटपुट में दे देगा। वोल्टेज बढ़ा के दे दी तो करंट घटा के दे देगा। यानी क्या है, ये आइडियल अगर ट्रांसफार्मर है, क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है, ईटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। ये होती है एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्या होती है ये, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर को ईटा से डिनोट करते हैं, और एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, अपॉन में इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। आउटपुट पावर आपका होता है पी नोट, इनपुट पावर होता है पी आई। आइडियल ट्रांसफार्मर है, प्योर ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है 100%, यानी वो कोई पावर लॉस नहीं करेगा। पर दुनिया में ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं बना जो पावर लॉस ना करे। 1% आधा परसेंट पावर लॉस होता है, पर तो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। अभी तो हम थ्योरी पे बात कर रहे हैं, आइडियल की बात कर रहे हैं कागजों पे। तो 100% एफिशिएंसी होती है आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है, आइडियल ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है। कितनी होती है भाई, 100% एफिशिएंसी होती है। 100% का मतलब होता है 100/100, यानी नीटा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी 100% होती है, यानी ईटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ईटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, आउटपुट पावर हमेशा बराबर होगा किसके, इनपुट पावर के। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट पावर होती है वो हमेशा बराबर होती है इनपुट पावर के। आउटपुट पावर डाल देते हैं, आउटपुट पावर कितना है, ES इंटू IS। इनपुट पावर डाल देते हैं, इनपुट पावर है EP इंटू IP। तो यहां से आ जाएगा IP/IS इक्वल टू हो जाएगा ES/EP।
ES बाय EP। भाई ES बाय EP ये हो गया, और ये IP बाय IS ये हो गया, ये आ गया। और ES बाय EP जो होता है वो NS बाय NP होता है, और इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए K बोलते हैं। अभी तो यहाँ आ जाते हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्या है। तो ES बाय EP भी K ही होता है, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो ही होता है, और ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो आया 100 आया। तो जो IS मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 1/100 टाइम्स IP के मिलेगा। कितने टाइम्स मिलेगा, 1/100 टाइम्स IP के मिलेगा। IP कितना है बेटा, IP कितना है, 1 एम्पियर है, तो ये 1 एम्पियर है। तो कितने एम्पियर आ जाएगा, ये 1/100 एम्पियर, 1/100 एम्पियर। तो अगर मैं इसको मिली एम्पियर में बदलूं, तो मिली एम्पियर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1000/100 मिली एम्पियर, यानी कितना हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर। तो इसका ये मतलब है कि जो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है, जो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर हो गया बेटा। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर ने अगर 100 टाइम्स वोल्टेज इंक्रीज किया है, तो 100 टाइम्स करंट क्या किया है, डिक्रीज किया है, पर पावर क्या रही है, कांस्टेंट रही है। यानी ट्रांसफार्मर कोई पावर जनरेटिंग डिवाइस नहीं है। जितने गुना वो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, उतने ही टाइम्स वो क्या करेगा, करंट डिक्रीज करेगा, या जितने टाइम्स वो वोल्टेज डिक्रीज करेगा, उतने टाइम्स ही करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। 100 टाइम्स उसने करंट वोल्टेज इंक्रीज की, 100 टाइम्स उसने वोल्टेज इंक्रीज की, तो 100 टाइम्स ही करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। प्राइमरी में करंट 1 एम्पियर था, सेकेंडरी में 10 मिली एम्पियर हो गया, 100 गुना करंट कम हो गया। और प्राइमरी में जो है वोल्टेज 20 वोल्ट थी, सेकेंडरी में 2000 वोल्ट हो गई, तो वोल्टेज 100 टाइम्स क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पावर आप निकाल ही सकते हो, पावर दोनों केस में सेम आएगा, EP इंटू IP। EP है 20 वोल्ट, IP है 1 एम्पियर। EP इंटू IP, EP 20 वोल्ट, IP 1 एम्पियर, तो यानी 20 वॉट। इनपुट पावर 20 वॉट गई, आउटपुट पावर कितनी मिलेगी, आउटपुट पावर भी वही रहेगी, आउटपुट पावर भी। ES कितना है, 2000 वोल्ट, और IS कितना है, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर का मतलब कितना हो जाएगा, 1/100 एम्पियर, यानी कितना हो जाएगा, तब भी ये कितना आ जाएगा, 20 वॉट। इसका मतलब जितनी इनपुट पावर दोगे उतनी ही आउटपुट पावर देगा। वोल्टेज बढ़ा के देगा, करंट घटा के देगा, अगर स्टेप अप होगा तो, और स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज घटा के देगा, करंट बढ़ा के देगा। और जितनी इनपुट पावर दोगे उतनी आउटपुट पावर देगा। वो पावर जनरेटिंग डिवाइस नहीं है, वो कोई पावर जनरेटिंग डिवाइस नहीं है। अभी तो मैंने थोड़ा इसकी कंस्ट्रक्शन, थोड़ी इसका प्रिंसिपल, थोड़ा इसका ये बताया था, अभी इसमें रहता है, ठीक है। अब मैं इसे अगली क्लास में आपको कराऊंगा। ये बेटा किसी को दिक्कत है तो इसमें बताए कोई। अरे आ गया सबको समझ। सर फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनकी परमिएबिलिटी जो होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, जो अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट पास करते हैं, परमिट करते हैं। बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करते हैं, पास करते हैं, परमिट करते हैं। आया समझ कि नहीं आया? आगे बेटा, हेलो, यस सर, आ गया। आ रही है सबको आवाज? अरे आवाज आ रही है? यस सर। तो सुनो, एक बात सुनो, आज है, आज तारीख है हमारी जो है 2 अगस्त है, ठीक है, आज संडे है, और कल 3 अगस्त है, राखी है, तो कल की मैं छुट्टी रख दूंगा, ठीक है। और ट्यूसडे से, यानी 4 अगस्त से, ट्यूसडे से हम ऑफलाइन क्लास लेंगे, और 5 से 6:30 बजे, ठीक है। तो क्लास होगी 5 से 6:30 बजे, यानी 1.5 घंटे की क्लास होगी 5 से 6:30।
ऑफलाइन क्लास होगी, ठीक है। और टीटीएस में हम फिजिक्स करेंगे और एमडब्ल्यूएफ में हम केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बेटा। सर बच्चों को बताना है। हाँ सबको बताना है। किसको? सुन, बता दियो, ऐसे बच्चों को बता दियो।